जहाज द्वीप के तटीय जलक्षेत्र के पास पहुंचा तो वे पहले ही काफी ध्यान आकर्षित कर चुके थे। इस द्वीप पर रोजाना कई समुद्री डाकू आते थे, लेकिन धूप में चमकता आर्क मैक्सिम असाधारण रूप से आकर्षक था। जिन समुद्री डाकुओं ने उनके जहाज को देखा वे उससे ईर्ष्या करने से खुद को नहीं रोक पाए, लेकिन सौभाग्य से उन्होंने जहाज पर लहराते झंडे को पहचान लिया और कोई भी जल्दबाजी करने से हिचकिचाए। द्वीप पर तैनात मरीन ने भी ईशान और उसके जहाज को देखा था। जब इयान का दल आखिरकार डॉक पर पहुंचा तो एक मरीन रियर एडमिरल उनका स्वागत करने आया। हालांकि ईशान ने इसे जैसे भी देखा हो, उसे यह स्वागत कम और सतर्क तैयारी ज्यादा लग रही थी। लेकिन ईशान को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मरीन्स की इस तरह की भावना समुद्र के साथ सरदारों के सभी सदस्यों के लिए थी। उन्होंने रीजू द्वारा जर्मा बख्तरबंद सूट की तकनीक के बारे में दी गई जानकारी को एक सूटकेस में भर लिया, फिर हैंडल घुमाया और एनेल तथा अन्य लोगों के साथ जहाज से उतर गए। कैप्टन ईशान। लबादा ओढ़े मरीन रियर एडमिरल ने ईशान को सख्ती से घूरा। उन्होंने कहा, मैंने मरीन मुख्यालय को आपके आगमन की सूचना दे दी है। फ्लीट एडमिरल सेनगोकू चाहते हैं कि आप सीधे मरीन फोर्ड जाएं और सबाउडी द्वीपसमूह पर देर न करें। मरीन रियर एडमिरल के शब्द कुछ हद तक चतुराई भरे थे, लेकिन ईशान उनके छिपे हुए अर्थ को समझ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, उसे तो उन दिव्य ड्रैगन की चिंता है जो अक्सर सबाउडी द्वीपसमूह में मौजमस्ती के लिए आते हैं, है ना? मरीन रियर एडमिरल दंग रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ईशान इतना सीधा होगा। सचमुच यही हुआ। इयान के पिछले कुकर्मों को देखते हुए सेनगोकू सचमुच चिंतित था कि द्वीप पर यात्रा करने वाले दिव्य ड्रैगन फिर से इस कुख्यात अपशकुन का सामना कर सकते हैं। दरअसल मैरी जियोइस की घटना के बाद से इयान के ड्रैगन हंटर पायरेट्स का नाम सेलेस्टियल ड्रैगन्स में फैल गया था। उनके मन में ईशान के लिए डर और नफरत दोनों थी। शायद उससे सामना होने पर वे डरकर भाग भी जाएं, कौन जाने। हालांकि सेनगोकू यह जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। उसे चिंता थी कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स की युवा पीढ़ी, जो अक्सर भोली और जिद्दी होती है, ईशान से मिलते ही उसे पकड़ने की मूर्खतापूर्ण कोशिश कर सकती है। इससे निस्संदेह परेशानी होगी। इसलिए सेनगोकू का मानना था कि ईशान को शीघ्र ही मरीन की श्रेणी में लाना सबसे अच्छा होगा। मरीन रियर एडमिरल के चेहरे पर अजीब से भाव देखकर ईशान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर हिलाकर अपनी समझ का संकेत दिया और फिर पूछा, हमारे जहाज का क्या हुआ? सबाउडी द्वीपसमूह से मरीन फोर्ड तक की यात्रा में समुद्र के एक हिस्से को पार करना पड़ता था और शिचिबुकाई होने के बावजूद ईशान बिना अनुमति के उस क्षेत्र में नहीं जा सकता था। उसे एक निर्दिष्ट समुद्री जहाज का इस्तेमाल करना पड़ता था। ईशान नियमों को जानता था और फिलहाल उनका उन्हें तोड़ने का कोई इरादा नहीं था। कृपया मेरे पीछे आइए, मरीन रियर एडमिरल ने अपना हाथ बढ़ाया, फिर ईशान और उसके दल को मैंग्रोव जंगल से होते हुए ले गए। इयान का जहाज मैंग्रोव वन में बर्थ संख्या 62 पर रुका था। यह क्षेत्र सबाउडी द्वीपसमूह पर मरीन बेस के रूप में कार्य करता था, इसलिए रास्ते में कई मरीन सुविधाएं थीं और राइफलें लिए मरीन सैनिकों की कतारें कतार में दौड़ रही थीं। चलते चलते ईशान की नज़र अचानक एक बुलेटिन बोर्ड पर पड़ी, जिस पर मरीन के अंदरूनी नोटिस और प्रशंसा पत्र लगे हुए थे। उत्सुकतावश वह रुककर एक नज़र डालने लगा। अप्रत्याशित रूप से बोर्ड को पढ़ते समय उन्हें कुइना के बारे में जानकारी मिली। यह प्रशस्ति पत्र हाल ही में पोस्ट किया गया था, हालांकि इसे एक कोने में छिपाकर रखा गया था। यह वास्तव में एक आधिकारिक मरीन प्रशस्ति पत्र था। ईशान ने जल्दी से इसे पढ़ा और पाया कि कुइना को कमांडर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है। इसके अलावा अब वह मरीन मुख्यालय में कमांडर है।
उसकी पदोन्नति का कारण यह है कि वह लगातार कई समुद्री डाकू गिरोहों को पकड़ती रही है, और उनमें से एक डाकू गिरोह का नाम सुनकर ईशान हैरान भी हुई और हैरान भी। यह समुद्री डाकू दल कोई और नहीं बल्कि बंटी पायरेट्स था। बंटी को तो कुइना ने पकड़ लिया था। आखिर ये कैसे हुआ? यह सोचते हुए ईशान ने मरीन रियर एडमिरल को पकड़कर पूछा, क्या कमांडर कुइना वर्तमान में मरीन मुख्यालय में हैं? रियर एडमिरल ने भौहें सिकोड़ी और ध्यान से प्रशस्ति पत्र देखा, फिर सिर हिलाया और कहा, हाँ, इस नवपदोन्नत मरीन कमांडर को वापस मरीन मुख्यालय बुला लिया गया है। कैप्टन ईशान, आप यह क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप उसे जानते हैं? हाँ, हम कई बार मिले हैं। उसने एक बार मुझे पकड़ने की भी कोशिश की थी। ईशान ने बात को टाल दिया, फिर पूछा, मुझे याद है वो सूर्या के साथ हुआ करती थी। क्या इसका मतलब सूर्या भी मरीन हेडक्वार्टर में है? कमोडोर सूर्या तो मरीन मुख्यालय में ही हैं, लेकिन लगता है कमांडर कुइना को वाइस एडमिरल त्सुरु की कमान सौंप दी गई है। रियर एडमिरल ने थोड़ी ईर्ष्या से कहा। वाइस एडमिरल त्सुरु की कमान में पूरे मरीन मुख्यालय की सबसे प्रतिष्ठित महिला मरीन यूनिट है। ओह! ईशान थोड़ा हैरान हुआ। पहले तो उसने सोचा था कि कुइना अभी भी सूर्या के साथ है, लेकिन लगता था उसने त्सुरु का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कुछ सोचने के बाद ईशान को लगा कि शायद यह अच्छी बात हो। सूर्या एक नेकदिल इंसान था, एक सच्चा नेकदिल मरीन, लेकिन उसका व्यक्तित्व बहुत जिद्दी था। मरीन के मशहूर उपद्रवियों में से एक सूर्या के साथ कुइना का जाना शायद भविष्य में ज्यादा कारगर न हो। कौन जाने, हो सकता है कि भविष्य में वह सूर्या के साथ मिलकर उपद्रवी G5 शाखा की कमान संभाल ले। दूसरी ओर वाइस एडमिरल त्सुरु की कमान में होना एक बिल्कुल अलग कहानी थी। त्सुरु मरीन के चीफ ऑफ स्टाफ थे, एक बेहद प्रभावशाली और महत्वपूर्ण व्यक्ति। अगर क्वीन वाइस एडमिरल त्सुरु की कृपा प्राप्त कर लेती तो मरीन में उनकी पदोन्नति का रास्ता शायद बहुत आसान हो जाता। ईशान ने सिर हिलाया और फिर ताशिगी की स्थिति के बारे में पूछा। शुरू में उसने सोचा था कि कुइना के त्सुरु की कमान में स्थानांतरित होने के बाद ताशिगी भी उसके साथ शामिल हो गई होगी। हालांकि उसकी पूछताछ के नतीजों ने ईशान को बहुत हैरान कर दिया। ताशिगी अभी भी सूर्या का पीछा कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुइना ने त्सुरु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, शायद अपनी शैतानी फल क्षमताओं के कारण, और उसे एक कुलीन महिला सैनिक के रूप में भर्ती कर लिया गया था। शायद भविष्य में जब कुइना वाइस एडमिरल त्सुरु के नेतृत्व में योगदान देंगी और कैप्टन के पद तक पहुंचेंगी तो उन्हें ताशिगी की तरह ही अपनी टीम का नेतृत्व करने का अधिकार मिल सकता है। यह सोचते हुए ईशान को अचानक एहसास हुआ कि उसकी बहन वाकई बड़ी हो गई है। शायद भविष्य में एक दिन वह भी हिना की तरह एक परिपक्व और खूबसूरत महिला मरीन बनकर नौसेना में अपार प्रतिष्ठा हासिल करेगी। चूंकि कुइना ने मरीन का रास्ता चुना था, इसलिए ईशान उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। हो सकता है कि भविष्य में वह चुपके से उसकी मदद कर सके और करोड़ों से ज्यादा इनाम वाले कुछ कुख्यात समुद्री लुटेरों को पकड़वाने में उसकी मदद कर सके। चलते चलते और सोचते हुए ईशान और बाकी लोग रियर एडमिरल के मार्गदर्शन का पालन करते हुए 64वें यारुकीमन मैंग्रोव पहुंच गए। वे वहां इंतजार कर रहे एक मरीन जहाज पर सवार हो गए और यह मरीन जहाज वापस मुड़कर मरीन फोर्ड की दिशा में चल पड़ा। इस बीच मरीन मुख्यालय में फ्लीट एडमिरल सेनगोकू भी इयान के आगमन के समय की गणना कर रहे थे। इससे पहले उसने CP6 के सदस्यों को ईशान को एक संदेश देने के लिए भेजा था, मुख्यतः ईशान को लाल बालों वाली शरद से मिलने से रोकने के लिए। हालांकि बाद में आई खबर ने सेनगोकू को फिर से सिरदर्द दे दिया था।
ऐसा लग रहा था कि ईशान से जुड़े हर मामले में सेनगोकू परेशान होने से खुद को नहीं रोक पाता था। कभी कभी उसे लगता था कि कहीं इस बदमाश ईशान को खास तौर पर उसके लिए मुसीबत खड़ी करने तो नहीं भेजा गया है। लाल बालों वाली शरद ने न सिर्फ ईशान से मुलाकात की थी, बल्कि CP6 की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने साथ में एक भोज भी आयोजित किया था। इससे पता चलता है कि लाल बालों वाली शरद ईशान के बारे में अच्छी राय रखती थी, जिससे सेनगोकू को हैरानी हुई कि उन्होंने क्या बातचीत की थी। पहले सफेद दाढ़ी वाला था और अब लाल बालों वाला शरद। ईशान में एक अनोखा आकर्षण था, जिसके कारण उसने समुद्र के 2 सम्राटों का अनुग्रह प्राप्त कर लिया था। अब ईयान की ताकत तो बढ़ ही गई थी, साथ ही उसकी पृष्ठभूमि भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी। इस वजह से साकाजुकी एक बार फिर इस बात को लेकर असमंजस में पड़ गया कि क्या उन्हें अपनी मौजूदा व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी ओर समुद्री विज्ञान विभाग के डॉक्टर वेगापंक सेनगोकू पर जर्मा का तकनीकी डेटा हासिल करने का दबाव डाल रहे थे। हालांकि ईशान से उत्पन्न खतरे को देखते हुए सेनगोकू उसके साथ सहयोग करने में और भी हिचकिचा रहा था। वह खुद को एक मुश्किल स्थिति में पा रहा था। ईशान अब एक मरीन जहाज पर सवार था और जल्द ही वहां पहुंचने वाला था। सेनगोकू को इस समय सीमा के भीतर फैसला लेना था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अपना सिर उठाया और आलस से अपने कार्यालय में बैठे आओकिजी से पूछा, कुजान, क्या हमें सकाजुकी से कोई अपडेट मिला है? आओकिजी ने आंखें खोलीं और धीरे से सिर हिलाया। हमें आज सुबह खबर मिली कि व्हाइट बियर्ड्स का दल, जो टीच को एस्कॉर्ट कर रहा था, आ गया है। मूल योजना के अनुसार परिणाम देखने में अभी 2-3 दिन और लगेंगे। सेनगोकू ने अपनी मेज पर हल्के से थपथपाया और सोचा, अगर टीच की योजना सचमुच कामयाब हो जाती है तो मरीन्स को अपना वादा पूरा करना होगा और उसे 7 सरदारों में से एक नियुक्त करना होगा। लेकिन क्या तुमने सोचा है, कुजान, अगर टीच 7 सरदारों में से एक बन जाता है तो ईशान की क्या प्रतिक्रिया होगी? TN, वाह कितना अच्छा है, वे ईयान की भावनाओं की परवाह करते हैं। हा हा हा। मुझे यकीन नहीं है, कुजान ने सिर हिलाया। लेकिन यह साफ है कि हम उन्हें मरीन मुख्यालय में मिलने की इजाजत नहीं दे सकते। अगर वे ऐसा करते हैं तो टकराव की संभावना बढ़ सकती है, जो नियंत्रण से बाहर हो सकता है और यहां हमारे संचालन की स्थिरता को खतरा पैदा कर सकता है। सेनगोकू ने सहमति में सिर हिलाया, कुजान की बातों में छिपी बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। फिर उसने अचानक पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि अगर टीच शिचिबुकाई बन गया तो ईशान हमारे खिलाफ हो जाएगा? यह कहना मुश्किल है, कुजान ने असामान्य रूप से गंभीर होकर बैठते हुए कहा। सिद्धांततः ईशान को शिचिबुकाई की उपाधि की आवश्यकता है। इसी उपाधि के कारण उसे सेलेस्टियल ड्रैगन पर हमला करने और मैरी जियोइस को जलाने के लिए माफ किया गया था। अगर वह नहीं चाहता कि नौसेना फिर से उसके पीछे पड़े तो वह शिचिबुकाई की अपनी उपाधि आसानी से नहीं छोड़ेगा। तो फिर अगर उसका दुश्मन भी उसका हमअम्र बन जाए तो भी उसके पास उसे बर्दाश्त करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। सेनगोकू ने पूछा। इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। वह बिल्कुल अपवाद है, कुजान ने अपना सिर हिलाया। अनिश्चितता यही है। वह सरदारों में सबसे कम उम्र का है और अपनी युवावस्था के कारण ही उसके कार्य आवेगपूर्ण और अप्रत्याशित हो सकते हैं। अगर वह अपने अभिमान को त्याग नहीं पाता और टीच को हराने का फैसला करता है, चाहे इसके लिए उसे अपना शिचिबुकाई का दर्जा क्यों न छोड़ना पड़े, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम उसकी वर्तमान ताकत की सीमा के बारे में भी निश्चित नहीं हो सकते। सेनगोकू को कुजान द्वारा कही गई हर बात की अच्छी जानकारी थी और चूंकि वह इन परिस्थितियों को पहले से ही भांप लेता था, इसलिए वह क्रोधित और व्यथित महसूस कर रहा था।
उसने झुंझलाहट में मेज पर मुक्का मारा और बोला, मैंने शुरू से ही कहा था, हमें उसे शिचिबुकाई नहीं बनने देना चाहिए था। लेकिन विश्व सरकार और दिव्य ड्रैगन जिद पर अड़े रहे। सेनगोकू की वर्तमान भावना को एक हताश विचार में व्यक्त किया जा सकता है, जिसे वह जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसे अविश्वसनीय सहयोगियों के समूह से निपटने में वह हताश महसूस कर रहा था। अगर उस समय दिव्य ड्रैगन उस पहचान चिप को वापस पाने पर जोर न देते, जिसके कारण अंततः ईशान शिचिबुकाई बन गया, तो वह अब इस निष्क्रिय स्थिति में न होता। दो फ्लेमिंगो के पतन और मगरमच्छ के कारावास के साथ 7 सरदारों ने अचानक 2 सदस्यों को खो दिया था। लाफिट के पिछली बार मरीन मुख्यालय आने के बाद से ही नौसेना उनके प्रतिस्थापन पर विचार कर रही थी। सेनगोकू ने सोचा कि अगर टीच की योजना सफल हो जाती है तो उसे 7 सरदारों में से एक पद देना बुरा विचार नहीं होगा। हालांकि वर्तमान स्थिति एक दुविधा प्रस्तुत कर रही थी। यदि वे टीच को सरदार के रूप में भर्ती करते हैं तो नौसेना को अपने वर्तमान शिचिबुकाई ईशान को खोने का जोखिम हो सकता है। सेनगोकू ने अपनी मेज से ईशान और श्वेत दाढ़ी वाले एकलव्य न्यूगेट के रिश्तों पर एक रिपोर्ट उठाई और उसे ध्यान से पढ़ा। उसने सोचा कि क्या उसे यह दाव लगाना चाहिए, यह दाव कि क्या ईशान अपनी उपाधि की कीमत पर नौसेना के खिलाफ जाएगा। सेनगोकू कोई जुआरी नहीं था, वह अपनी सूक्ष्म सोच के लिए जाना जाता था। हालांकि अब उसके सामने जो परिस्थितियां थीं, उनमें उसके पास निर्णय लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। काफी देर तक विचार विमर्श के बाद सेनगोकू आखिरकार एक निर्णय पर पहुंचे। उन्होंने रिपोर्ट एक तरफ रख दी और कुजान से कहा, ईशान के मरीन मुख्यालय पहुंचने के बाद हमें उस तक सूचना का प्रवाह सीमित करना होगा। हम पैसिफिस्टा के विकास से निपटने का बहाना बनाकर मरीनफोर्ड से उसके जाने में देरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। जब तक हमें अकैनू से पुष्ट समाचार नहीं मिल जाता, हम उसे जाने नहीं दे सकते। तभी हम उसकी पसंद का पता लगा पाएंगे। कुजान ने समझ में सिर हिलाया। वह जानता था कि सेनगोकू ने यह जुआ खेलने का फैसला किया है, व्हाइटबियर्ड के पतन के प्रलोभन और ईशान को एक सरदार के रूप में खोने के जोखिम को ध्यान में रखते हुए। उनकी चर्चा समाप्त होने के बाद एक मरीन संचार अधिकारी ने यह रिपोर्ट दी कि ईशान वास्तव में मरीनफोर्ड पहुंच चुका है। सेनगोकू ने गहरी सांस ली और शांति से निर्देश दिया, उसे अंदर आने दो। मरीन संचार अधिकारी वहां से चला गया और उसके कुछ ही देर बाद सेनगोकू ने ईशान को एक अपरिचित व्यक्ति के साथ अपने कार्यालय में प्रवेश करते देखा। सेनगोकू सोच में पड़ गया कि सफेद हेडबैंड वाला वो आदमी कौन है। उसने उत्सुकता से एनेल को देखा। फ्लीट एडमिरल सेनगोकू, मुझे उम्मीद है आप कुशल मंगल होंगे। ईशान ने मुस्कुराते हुए सेनगोकू का अभिवादन किया और फिर कुजान की ओर मुड़ा। एडमिरल कुजान, बहुत समय हो गया। कुजान ने अनिर्णय से सिर हिलाया और सकाजुकी की तरह उसकी नजर एक पल के लिए एनेल पर टिकी रही। यह मेरे समुद्री डाकू दल का सबसे नया सदस्य है। मैं इसे यहाँ इसके क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए लाया हूँ, ईशान ने एनेल का उन दोनों से परिचय कराते हुए बताया। फिर वह एक कुर्सी ढूंढकर बैठ गया। ईशान ने अपने हाथ में रखे ब्रीफकेस पर हल्के से थपथपाया और कहा, फ्लीट एडमिरल सेनगोकू, मैं जर्मन का डेटा अपने साथ लाया हूं। विंसमोक परिवार से इसे प्राप्त करना आसान नहीं था। आप क्या कहते हैं? क्या आप इसकी प्रामाणिकता सत्यापित करना चाहते हैं या हमें सीधे व्यापार शुरू कर देना चाहिए? सेनगोकू ने अपना ध्यान ईशान की ओर मोड़ा और बोला, ईशान, मैंने तुम्हें कुछ समाचार देने के लिए बुलाया है। तुमने जिन शांतिवादियों का अनुरोध किया था वे पहले से ही रास्ते में थे, लेकिन परिवहन के दौरान उन्हें एक छोटी सी समस्या आ गई। उन्हें समायोजन के लिए नौसेना के विज्ञान विभाग में वापस भेज दिया गया है, इसलिए हमारा व्यापार स्थगित करना पड़ेगा।
यह सुनकर ईशान ने भौहें सिकोड़ी और सेनगोकू पर कड़ी नजर गड़ा दी। हालांकि सेनगोकू शांत रहा और इयान की नजरों से सीधे मिला। एक लंबी खामोशी के बाद ईशान ने आखिरकार अपनी भौहें ढीली की और सेनगोकू की तरफ मुस्कुराया। यह तो बदकिस्मती है। हमारा व्यापार कब तक टलता रहेगा? सेनगोकू ने कहा कि समायोजन पूरा होने में कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे। ऐसे में ईशान ने खड़े होकर अपना ब्रीफकेस ठीक करते हुए कहा, मैं सबाउडी द्वीपसमूह लौट जाऊंगा और आगे के निर्देशों का इंतजार करूंगा। कृपया जब कोई खबर हो तो मुझे बताएं। हालांकि सेनगोकू ने अपना सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, ईशान, बेहतर होगा कि तुम मरीनफोर्ड में ही रहो। मैं नहीं चाहता कि सबाउडी द्वीपसमूह में तुम्हें फिर से सेलेस्टियल ड्रैगन से कोई परेशानी हो। कोई बात नहीं, मैं उनसे बचने का पूरा प्रयास करूंगा, ईशान ने धूर्त मुस्कान के साथ उत्तर दिया। नहीं, तुम यहीं रहोगे, सेनगोकू ने निर्णायक रूप से कहा। एडमिरल कुजान और एडमिरल बोरसालिनो तुम्हारे मार्गदर्शक बनेंगे और तुम्हें मरीनफोर्ड घुमाएंगे। इस बयान के साथ ही कमरे का माहौल तनावपूर्ण और ठंडा हो गया। कुजान और एनेल ऊपर से तो शांत थे, लेकिन अंदर उनकी मांसपेशियां तन गईं और ईशान सेनगोकू से आंखें मिलाता हुआ एक ठंडे गतिरोध में खड़ा था। कोई प्रॉब्लम है क्या? वास्तव में जब सेनगोकू के साथ पैसिफिस्टा के साथ लेनदेन को स्थगित करने के बारे में चर्चा हुई तो ईशान को तुरंत इसका एहसास हो गया। सेनगोकू ने CP6 एजेंटों को जल्दी से पैसिफिस्टा लेनदेन की सूचना देने के लिए भेजा। उससे पहले ही उसे लग गया था कि कुछ गड़बड़ है। अब मरीनफोर्ड पहुंचने के बाद वे कह रहे थे कि लेनदेन में देरी जरूरी है। यदि कोई अप्रत्याशित घटना न घटी होती तो यह स्थिति सचमुच हैरान करने वाली थी। ईशान को इस बात का एहसास हुआ और उसने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। इसके बजाय उसने सबाउडी द्वीपसमूह लौटने की इच्छा से समझौता करने की कोशिश की। वह कोई भी फैसला लेने से पहले यह जानना चाहता था कि असल में क्या हो रहा है। हालांकि उसे हैरानी इस बात की थी कि सेनगोकू उसे मरीनफोर्ड तक ही सीमित रखना चाहता था। उन्होंने 2 एडमिरलों किजारू और आओकिजी को भी एक सूक्ष्म खतरे के रूप में सामने लाया। क्या गलत हुआ होगा? ईशान अपनी नजरें सेनगोकू पर गड़ाए रहा, जबकि उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। यह बेहद असंभव था कि मामला उसके द्वारा मारे गए 3 CP6 सदस्यों के इर्द-गिर्द घूमता हो। वे तो बस 3 मामूली अधीनस्थ थे। भले ही CP6 सीधे मरीन के अधिकार क्षेत्र में न आता हो, सेनगोकू 3 निम्न श्रेणी के अधीनस्थों के लिए इतनी हद तक नहीं जाता। तो क्या यह शांतिवादी मामले की बात थी? यह भी असंभव था। अगर सेनगोकू नहीं चाहता था कि वह उन्हें हासिल करे तो वे बिना कोई इशारा किए बस कह सकते थे। या फिर यह लाल बालों वाली शरत से हुई मुलाकात की वजह से था। या शायद यह एनीज लॉबी पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के उत्पात से जुड़ा था। खैर, ये दोनों संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं हूं जिसका लाल बालों वाली शरत से संपर्क रहा है। ड्रैक्यूल मिहॉक हॉकाई शरत का करीबी दोस्त है। सेनगोकू मिहॉक के लिए भी वैसी ही चिंता क्यों नहीं दिखा रहा? स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की बात करें तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मरीन्स को मेरे और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के बीच के रिश्ते का पता चल गया हो, है ना? अगर यह सेलेस्टियल ड्रैगन की वजह से है तो यह और भी ज्यादा बेतुका होगा। सेनगोकू को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि जब तक वह पैसिफिस्टा हासिल नहीं कर लेता, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिससे मरीन दुश्मनी करना चाहेंगे। जानकारी की समानता के अभाव में ईशान सेनगोकू के कार्यों के पीछे के कारणों का पता नहीं लगा सका। इसलिए उसने अपना ध्यान सेनगोकू का विरोध करने के पक्ष और विपक्ष पर केंद्रित कर दिया। ईशान के साथ एनेल था, और अगर सिर्फ आओकिजी और किजारू ही आसपास थे
तो उसे पूरा भरोसा था कि अगर सिर्फ 2 एडमिरल ही होते तो वे बच निकल सकते थे, लेकिन वे मरीन मुख्यालय में थे। दोनों एडमिरल के अलावा वहां सेंगोकू भी था, जो खुद फ्लीट एडमिरल था, जिसके पास पौराणिक जुआन प्रकार का हितो नो मी मॉडल दाइबुत्सु था। यह पौराणिक शैतान फल शक्ति इतनी रहस्यमय थी कि ईशान को भी इसकी असली सीमा का पता नहीं था। जब ईशान ने इस पर विचार किया तो उसे एहसास हुआ कि सेनगोकू से सीधे मुकाबला करना उसके पक्ष में नहीं होगा। यह सोचते हुए यान के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई और उसने कहा, ठीक है, चूंकि फ्लीट एडमिरल सेनगोकू इतने मेहमानवाज हैं, इसलिए मैं बदतमीजी नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको हमारे लिए कुछ ठहरने का इंतजाम करने के लिए परेशान करूंगा। और मेरे एक साथी को बहुत भूख लगी है, इसलिए मुझे डर है कि आपके खाने पीने की चीजों पर असर पड़ सकता है। सेनगोकू ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं। हालांकि मन ही मन उसने राहत की सांस ली। सच कहूं तो उस तनावपूर्ण माहौल में सेनगोकू ही सबसे ज्यादा चिंतित था। उसे डर था कि कहीं ईशान कोई आवेग में आकर झगड़ा न शुरू कर दे, वो मुसीबत खड़ी कर देता। किजारू और आओकिजी की धमकियों का सहारा लेने के बावजूद सेनगोकू आखिरी व्यक्ति था जो उनका इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अगर ईशान, वह छोटा सा उपद्रवी मैरी जियोइस की तरह मरीन मुख्यालय में आग लगाने का फैसला कर ले तो क्या होगा। खुशकिस्मती से ईशान सेनगोकू की कल्पना से भी ज्यादा चालाक निकला। पलक झपकते ही ईशान के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मानो कुछ हुआ ही न हो, और उसने खुद को एक मेहरबान मेहमान भी घोषित कर दिया। यह धूर्त लोमड़ी। सेनगोकू ने मन ही मन कोसा, यह समझते हुए कि ईशान आसानी से मूर्ख नहीं बनता। चलो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूंगा, किजारू ने खड़े होते हुए कहा। ईशान ने सिर हिलाया, एनेल के कंधे पर थपथपाया, उसे शांत रहने का संकेत दिया और किजारू के पीछे बाहर चला गया। किजारू के मार्गदर्शन में जब वे मरीन मुख्यालय के टॉवर से बाहर निकले तो ईशान ने आओकिजी को देखा, जिसे सेनगोकू से आदेश मिला था और वह भी वहां पहुंच गया था। यो आओकिजी अभी भी अपने शांत स्वभाव और धूप के चश्मे के साथ ईशान को आश्चर्य से देख रहा था। सलामी द्वीप के बाद इतनी जल्दी तुमसे दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी, ईशान। एडमिरल आओकिजी। ईशान ने भी खुशी से हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। क्या आपकी चोट पूरी तरह ठीक हो गई है? यह सुनकर किजारू और आओकिजी दोनों क्षण भर के लिए रुक गए। इस समय दोनों एडमिरलों ने एक ही विचार साझा किया, ईशान जानबूझकर उनके बटन दबा रहा था। यह संयोग ही था कि इन दोनों उच्च पदस्थ मरीन्स को इयान के हाथों चोटें आई थीं। आओकिजी का पैर इयान की हरकतों की वजह से घायल हुआ था और किजारू को ईशान ने उनकी लड़ाइयों में घायल कर दिया था। इसलिए जब उन्होंने इयान की बातें सुनी तो उनके कानों में एक अजीब सी खटकन हुई। खैर, अगर ईशान चालाक लोमड़ी थी तो आओकिजी धूर्त बूढ़ा लोमड़ी। उसने अपना संयम बनाए रखा और जवाब दिया, बस मामूली चोटें हैं, कोई गंभीर बात नहीं। यह सुनकर अच्छा लगा। ईशान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इसके बाद आओकिजी और किजारू ईशान और एनेल को मरीन मुख्यालय के दौरे पर ले गए, जहां वे मूल रूप से अपने युद्धपोतों पर तैनात थे। इसी दौरान डोरोनी और महेश, जिन्हें सूचना मिल चुकी थी, इयान के समूह में शामिल होने के लिए पहुंच गए। फिर आओकिजी और किजारू उन चारों को एक मरीन छात्रावास में ले गए, जहां उन्हें ठहराया गया। कैप्टन, हमें क्या करना चाहिए? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हम पर नजर रख रहा है। हालांकि डोरोनी हमेशा से ही नासमझ था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसमें समझ की कमी थी। उसे पहले ही एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। ईशान ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया।
कुछ देर सोचने के बाद उसने आंखें सिकोड़कर कहा, यहाँ रुकना शायद अच्छा विचार हो। हम इस मौके का इस्तेमाल यह पता लगाने के लिए कर सकते हैं कि मरीन की तरफ असल में क्या हो रहा है। दरअसल कुछ ही पल पहले ईशान ने एक स्थिति को बड़ी चतुराई से भांप लिया था। तीनों मरीन एडमिरल्स में से इस समय केवल आओकीजी और किजारू ही मरीन मुख्यालय में मौजूद थे। जहां तक अकेनु सकाजुकी का सवाल है, उसका कोई अतापता नहीं था, वह गायब हो गया था। इसके अलावा अपने संक्षिप्त दौरे के दौरान ईशान ने देखा कि मरीन मुख्यालय में गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। उसने अक्सर कनिष्ठ अधिकारियों को अपने सहयोगियों का उत्साहपूर्वक अभिवादन करते देखा। उसे यह अजीब लगा कि जो अधिकारी मूल रूप से मरीन मुख्यालय में तैनात थे और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, वे अभिवादन में इतने उत्साह से कैसे शामिल हो सकते हैं। इस अवलोकन को मरीन रियर एडमिरल, जिन्होंने पहले उसका स्वागत किया था, से प्राप्त जानकारी के साथ जोड़कर ईशान ने अनुमान लगाया कि इन अधिकारियों को मरीन मुख्यालय वापस बुलाया गया होगा, ठीक वैसे ही जैसे कुजान और बोरसालिनो के साथ हुआ था। अकेनु गायब था और मरीन मुख्यालय में अचानक से कुलीन मरीन्स की आमद हो गई थी। ईशान को तुरंत एहसास हुआ कि मरीन्स शायद कोई बड़ी योजना बना रहे हैं। अगर घटनाएं मूल ऐतिहासिक समयरेखा के अनुसार घटित होती तो ईशान को तुरंत शिखर युद्ध का ख्याल आता। हालांकि अब वह निश्चित नहीं था, क्योंकि आरव को मूल इतिहास की तरह पकड़ा नहीं गया था। तो फिर शिखर युद्ध की शुरुआत कहां से होगी? फिर भी चाहे जो भी हो, यह स्थिति इयान के लिए सतर्कता का कारण थी। उसे यह पता लगाना था कि वास्तव में क्या हो रहा था। संयोग से कुरिना इस समय मरीन मुख्यालय में है। अगर वह उससे मिल पाता तो शायद कुछ जानकारी जुटा पाता। ईशान को लगातार यह लग रहा था कि यह मरीन ऑपरेशन व्हाइटबियर्ड के खिलाफ हो सकता है। हालांकि वह यह नहीं बता पा रहा था कि उसका अनुमान सही था या नहीं, क्योंकि उसका मानना था कि अकेनु भी अकेले व्हाइटबियर्ड का सामना नहीं कर पाएगा। मरीन इतने मूर्ख नहीं थे। क्या यह ब्लैकबियर्ड टीच से संबंधित हो सकता है? यह सोचकर ईशान अचानक आश्चर्य से उठ खड़ा हुआ। क्या यह हो सकता है कि टीच ने अकेनु के साथ मिलकर गुप्त रूप से व्हाइटबियर्ड के खिलाफ कुछ करने की साजिश रची हो? यहाँ तक कि ईशान भी अपने विचार से हैरान था, क्योंकि यह इतना दुस्साहसिक था कि उसने पहले कभी ऐसी संभावना पर विचार करने की हिम्मत नहीं की थी। मूल इतिहास में मरीन को तीनों एडमिरल और यहाँ तक कि 7 सरदारों को इकट्ठा करना पड़ा था और व्हाइटबियर्ड और उसके दल का सामना करने के लिए मरीन मुख्यालय में एक सावधानी पूर्वक जाल बिछाना पड़ा था। व्हाइटबियर्ड के समुद्री डाकू दल का सामना करने के लिए यही करना पड़ा। अब टीच और अकेनु के साथ क्या वे ऐसा कर सकते थे? ईशान ने पहले इस दिशा में सोचने से परहेज किया था, यही वजह थी। लेकिन अब मरीन मुख्यालय में देखी गई विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर ईशान इस संभावना पर विचार करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। ईशान ने तुरंत अपना डैन डैन मुशी निकाला और आरव से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई सिग्नल नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि मरीन ने डैन डैन मुशी के जैविक सिग्नल को रोकने के लिए मरीन डॉर्मिटरी में विशेष उपकरण लगाए थे। आरव तक पहुंचने में असमर्थ ईशान ने जल्दी से आरव द्वारा दिया गया विवर कार्ड निकाला और उसकी जांच की। सौभाग्य से विवर कार्ड में किसी भी बदलाव का कोई संकेत नहीं दिखा। इसका मतलब था कि आरव सुरक्षित और स्वस्थ था। हालांकि एस की सुरक्षा व्हाइटबियर्ड की सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। ईशान को अंदाजा था कि सेनगोकू व्हाइटबियर्ड के साथ अपने रिश्ते पर विचार कर रहा होगा। नहीं, उसे यह पता लगाना था कि अकेनु कहाँ गया था। ईशान को एहसास हुआ कि अगर मरीन वाकई व्हाइटबियर्ड को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे,
तो इस बार मरीन मुख्यालय में ऐसा होने की संभावना नहीं थी। अगर वह यहीं रहता भी तो अपने प्रभाव के कारण वह मूल समयरेखा में हुए शिखर युद्ध को नहीं देख पाता। हालांकि एक समान रूप से बड़े पैमाने पर युद्ध हो सकता था और अकैनु की स्थिति जानने से आगामी संघर्ष का स्थान पता चल जाता। मैं बाहर जा रहा हूं, ईशान ने एनेल और बाकियों से कहा। डोरोनी, जब समय हो तो तुम मरीन कैफेटेरिया में जाकर जितना हो सके खाना खा लेना। एनेल और महेश, हर समय डोरोनी के साथ रहना। जैसे ही मौका मिलेगा हम निकल पड़ेंगे। अवसर? एनेल ने कुछ उलझन में पूछा। कैसा अवसर? ईशान आसानी से समझा नहीं पाया, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि जिस मौके का उसने जिक्र किया था वह शायद तब सामने आ सकता है जब स्ट्रॉ हैट पायरेट्स सबाउडी द्वीपसमूह पहुंचेंगे। तब तक उन पर नजर रखने वाले 2 मरीन एडमिरल शायद एक को पीछे छोड़कर सबाउडी द्वीपसमूह की ओर निकल पड़ेंगे। ईशान और उसके समूह के लिए भागने का यही सही समय होगा। फिलहाल यान का उद्देश्य बाहर जाकर यह देखना था कि क्या वह कुइना को ढूंढ सकता है, और उम्मीद थी कि उसके माध्यम से अकैनु के संभावित ठिकाने के बारे में पता चल जाएगा। मरीन मुख्यालय मरीनफोर्ड एक अर्धचंद्राकार आंतरिक खाड़ी वाला एक प्राकृतिक बंदरगाह था जहां कई मरीन युद्धपोत लंगर डाले हुए थे। खाड़ी के आंतरिक मोड़ पर मरीन ने दुर्जेय रक्षा किलेबंदी का निर्माण किया था और इन सुरक्षाओं के बीच अलग अलग क्षमता वाली तोपें तैनात थीं। यह कहा जा सकता है कि यह एक अभेद्य किला था। छात्रावास से निकलने के बाद ईशान के साथ कुजान भी था जो चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा था। सेनगोकू का इरादा बस ईशान को मरीनफोर्ड में ही रखना था, ऐसा नहीं था कि वह बिल्कुल भी घूम फिर नहीं सकता था। उन्हें बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उस पर कड़ी नजर रखे और उसे भागने का कोई मौका न दे। ईशान ने मरीनफोर्ड के नज़ारों को निहारते हुए यूं ही भटकने का नाटक किया। साथ ही वह मन ही मन अपनी योजनाओं की पुष्टि भी कर रहा था। अर्धचंद्राकार बंदरगाह के भीतर उसे अपना जहाज आर्क मैक्सिम भी दिखाई दिया। एडमिरल कुजान, ईशान ने अपने जहाज की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे यहाँ रुकने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा जहाज सोने का बना है। अगर इसे कुछ हुआ तो मरीन्स को मुझे मुआवजा देना होगा। तुम्हारे जहाज का क्या हो सकता है? आओकी जी अपने आलसी स्वभाव के बावजूद इस टिप्पणी से चिढ़ गया। उसने ईशान को घूरा और पलटकर पूछा, क्या हो सकता है? ईशान ने सिर हिलाया और जीभ चटकाते हुए कहा, पता नहीं क्या होगा। अगर तुम्हारे ही लोगों में से कोई इसे चुरा ले तो? चुप रहो, आओकी जी ने चिढ़कर जवाब दिया। ये मरीन मुख्यालय है, लगता नहीं यहाँ कुछ उकसावे काम आएंगे। ईशान ने कंधे उचका दिए और उसे और परेशान न करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने पूछा, और बात यह है कि आप एक उच्च पदस्थ मरीन एडमिरल हैं। क्या हर समय मेरे पीछे पीछे घूमना आपकी प्रतिभा की बर्बादी नहीं है? यह फ्लीट एडमिरल सेनगोकू का आदेश है, आओकी जी ने जवाब दिया। और मेरी राय में एक मरीन एडमिरल का आपके पीछे होना प्रतिभा की बर्बादी बिल्कुल नहीं है। ईशान ने निराश होने का नाटक करते हुए कहा, लेकिन जब तुम मेरे पीछे पीछे आ रही हो तो मैं टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करूं? क्या तुम मेरे साथ अंदर आओगी? आओकी जी अवाक रह गए, समझ नहीं पा रहे थे कि इस सवाल का क्या जवाब दें। उन्होंने अपने बर्फ फल की शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया और एक तेज ठंडक छोड़ते हुए कहा, अगर तुम पूरी तरह जम गए हो तो तुम्हें शौचालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, तुम्हें सच में कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। ईशान ने हंसते हुए आओकी जी का कंधा थपथपाया। इतना गंभीर मत बनो।
आखिरकार हम एक दूसरे को जानते तो हैं, और तुमने मेरे जहाज पर मुफ्त में खाना भी खाया था। मैंने शिकायत तो नहीं की है ना? उसके बाद ईशान ने आओकीजी से मजाक करना बंद कर दिया और आगे मरीन्स से भरे एक भीड़ भरे इलाके की ओर इशारा किया। उसने आओकीजी से पूछा, वहां क्या हो रहा है? इतने सारे लोग क्यों हैं? वो जगह क्या है? आओकीजी ने आगे देखा और कहा, वह बेस ट्रेनिंग ग्राउंड है। शायद वहां कोई प्रतियोगिता चल रही है, कोई मुकाबला। ईशान ने हाथ रगड़े। कोई जोरदार मुकाबला होगा, है ना? मैंने देखा है कि हाल ही में अलग अलग शाखाओं से कई मरीन अधिकारी मरीन मुख्यालय आए हैं। क्या वे प्रशिक्षण और आदान प्रदान के लिए यहाँ हैं? आओकीजी ने सहमति में सिर हिलाया। ईशान के अंदर एक उत्साह की चिंगारी सी दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि शायद यही कुइना को ढूंढने का मौका है। उसने उत्साह से आओकीजी से पूछा, क्या मैं तुम्हारे कुछ अफसरों के साथ मुकाबला कर सकता हूं? मतलब बस मजे के लिए? तुम? आओकीजी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, वाइस एडमिरल भी तुम्हें नहीं हरा सके। उन्हें चुनौती देकर तुम क्या योजना बना रहे हो? ऐसे मत कहो। तुम भी आ रहे हो ना? ईशान ने कंधे उचका दिए। मैं तुम्हारी नाक के नीचे उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता, है ना? आओकीजी ने एक पल सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। अगर ऐसा है तो उन्हें थोड़ा प्रशिक्षित करने में मदद करो। सच तो यह है कि आओकीजी भी ईयान की वर्तमान ताकत का आकलन करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहते थे। ईशान प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़ा। प्रशिक्षण मैदान के आसपास हो रहे हंगामे पर नजर रखे मरीन अधिकारियों ने ईशान और आओकीजी को आते देख तुरंत उनके लिए रास्ता बनाया। उन्होंने आओकीजी को सलामी भी दी। हालांकि ईशान ने बेशर्मी से हाथ हिलाकर मरीन अधिकारियों का अभिवादन किया और कहा, हेलो मेहनती लोग, सब कैसे हैं? इस पर मरीन अधिकारियों ने उसे अजीब नजरों से देखा। प्रशिक्षण मैदान के मध्य में दो मरीन कर्नल जो तलवारों से अभ्यास कर रहे थे, उन्होंने अपना अभ्यास रोक दिया और आओकीजी की ओर उत्सुकता से देखने लगे और सोचने लगे कि वह 7 सरदारों में से एक ईशान को अपने साथ क्यों लाया है। इस बीच ईशान मानो वहीं का रहने वाला हो, अपनी उंगलियों को चटकाते हुए चटचट की आवाज निकालते हुए वहां मौजूद मरीन अफसरों से बोला, ओह ये तो तलवारबाजी है, मुझे तो बहुत पसंद है। कौन मेरे साथ कुछ दांवपेंच खेलना चाहेगा? ईयान की बातें सुनकर मरीन अधिकारियों ने और भी अधिक हैरानी भरे भाव से उसकी ओर देखा और फिर मुड़कर आओकीजी की ओर देखने लगे। आओकीजी ने सिर खुजाते हुए कहा, तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? अगर उसे चुनौती देनी है तो आगे बढ़ो। यह कहते हुए मरीन अफसरों ने एक दूसरे को देखा और एक मरीन कर्नल, जिसकी पीठ पर एक बड़ी तलवार लटकी थी, आगे बढ़ा। उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली और कहा, मैं करूंगा। 7 सरदारों में से एक से मुकाबला करने का यह एक दुर्लभ अवसर है। ईशान ने मरीन कर्नल के हाथ में तलवार देखी। यह एक मोटी और वजनदार लंबी तलवार थी जो शक्तिशाली वार करने के लिए बनाई गई थी। मरीन कर्नल, जो हट्टा कट्टा और दुर्जेय लग रहा था, को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह एक ताकतवर योद्धा था। बिना एक शब्द कहे ईशान ने उंगली से इशारा किया तथा मरीन कर्नल को पहला कदम उठाने का संकेत दिया। ईयान का युवा रूप उम्र में काफी बड़े और प्रभावशाली मरीन कर्नल के विपरीत था। हालांकि ईयान के हाव भाव में थोड़ा उपहास भी था, जिससे मरीन कर्नल तुरंत चिढ़ गया और ताने का असर और भी बढ़ गया। या